राजकुमारी का ये श्रापित रूप ही उनकी इस दशा का कारण है। क्यों ना मैं इस रूप को आग में जलाकर भस्म कर दूं। हाँ, यही ठीक रहेगा। इस समय राजकुमारी अपने असली रूप में है। मैं उनका श्रापित रूप नष्ट कर दूं तो फिर वो हमेशा के लिए राजकुमारी के भेष में ही रह जाएंगी। अब राजकुमार ने अपने कक्ष में ही लकड़ियां इकट्ठा करके उसमें आग लगा दी और उस श्रापित रूप वाली विचित्र छिपकली को उठाकर आग में धकेल दिया। तभी वहां पर राजकुमारी आ जाती है। राजकुमार, ये तुमने कैसा अनर्थ कर दिया। तुम्हें मेरे श्रापित रूप को अग्नि के साथ नहीं जलाना चाहिए था। अब हम एक होने के बजाय हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। राजकुमारी की बात पूरी होने के बाद जैसे ही राजकुमार अपना सवाल पूछता है, इसी दौरान राजकुमारी एक चील में परिवर्तित हो जाती है और देखते ही देखते महल के बाहर की तरफ उड़ जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में एक महान राजा हुआ करता था, जिसकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस कोई नहीं करता था, और यदि कोई करता भी तो उसका परिणाम उसे कठोरता से भुगतना पड़ता था। उस राजा के 3 पुत्र थे, जिन्हें वो अत्यधिक प्रेम करता था। राजकुमारों, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की सबसे अहम यात्रा पर निकलो, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पुत्रों का विवाह उनकी पसंद की कन्या से ही किया जाए। इसलिए अब तुम्हें अपने जीवन साथी ढूंढने हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप तीनों अलग अलग दिशाओं में निकलोगे और 20 कोस से आगे नहीं जाओगे। जो कन्या उस सीमा के भीतर मिले और आपके मन को भा जाए, वही तुम्हारी जीवन संगनी होगी। जी पिताश्री, हम तीनों आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। पिताश्री, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके मन मुताबिक वधू साथ लेकर आए। अब हमें आशीर्वाद दीजिए, हम अपने कार्य में जल्द ही सफल हों। मेरा आशीर्वाद सदा आप तीनों के साथ रहेगा। अगली सुबह तीनों राजकुमार अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पैदल ही निकल पड़े। पहला बेटा उत्तर की ओर, दूसरा पश्चिम की ओर और तीसरा दक्षिण की ओर निकल पड़ा। उत्तर दिशा में जाते हुए पहला राजकुमार लगभग 12 कोस दूर पहुंचा। रास्ते के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था, जहां मिट्टी की खुशबू और लोगों की सादगी हवा में घुली थी। वाह, क्या सुंदर और शांत जगह है। तभी उसकी नजर एक बेहद सुंदर कन्या पर पड़ी। उसकी आंखें बड़ी और चमकदार थी, चेहरे पर तेज और चाल में अद्भुत नजाकत थी। सुनिए, आप कौन हैं और कहाँ रहती हैं? राजकुमार, मैं इस गांव के मुखिया की बेटी हूँ। मैं अपने परिवार के साथ खेती और घर का काम संभालती हूँ। आपके सौंदर्य के साथ आपका सरल स्वभाव अत्यंत शोभनीय है। आपकी सुरीली आवाज और रूप की रंगत ने मुझे मोहित कर दिया है। यदि आपकी सहमति हो तो मैं आपको अपनी जीवन संगनी बनाना चाहता हूँ। यदि मेरे इस फैसले में मेरे माता पिता की सहमति हो तो ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी। उधर पश्चिम की ओर जाने वाला दूसरा राजकुमार 18 कोस की दूरी तय करने के बाद थक चुका था। उसने आगे जाकर थोड़ी देर पेड़ के नीचे विश्राम करने की ठानी। लगता है आज किसी को ढूंढ पाना कठिन होगा। तभी एक किसान की बेटी हाथ में मिट्टी का घड़ा लेकर पानी भरने जा रही थी। उसने देखा कि कोई थका हारा पेड़ के नीचे बैठा है। राजकुमार, आप इस सुनसान जगह पर? जी, लेकिन आप कौन हैं? राजकुमार, मैं एक किसान की बेटी हूँ और कुछ दूर बसे गांव में ही रहती हूँ। कुछ देर पहले जब मैं यहाँ से मटके में जल लेकर गुजर रही थी तो आपको थका हुआ देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए आपके बारे में पूछने आ गई। आप बहुत थके लग रहे हैं, लीजिए पानी पी लीजिए। धन्यवाद, आपने मेरी प्यास ही नहीं मेरा मन भी तृप्त कर दिया। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है राजकुमार, ये तो मेरा कर्तव्य है। आप यात्री हैं और थके हुए हैं, इस परिस्थिति में आपकी मदद करना मेरा परम कर्तव्य है। आपका ये दयालु और सादा स्वभाव मेरे हृदय को छू गया।
यदि आप चाहें तो मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। राजकुमार, मुझ जैसी गरीब के जीवन में आपके जैसे जीवन साथी का साथ मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। दूसरा बेटा भी उसे अपने साथ लेकर लौटने का निश्चय करता है। अब दक्षिण की ओर जाने वाला तीसरा बेटा 20 कोस तक पहुंच चुका था, लेकिन उसे कोई कन्या नहीं मिली। उसके चेहरे पर निराशा थी। चलते चलते उसकी चाल भी धीमी हो गई थी। लगता है मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा, लेकिन मैं पिताश्री को निराश भी नहीं कर सकता। अचानक झाड़ियों से एक आवाज आई। राजकुमार, यदि आप चाहें तो मुझसे विवाह कर सकते हैं। अब राजकुमार ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और आगे बढ़ाते हुए उस विचित्र तरह की छिपकली से पूछा, कौन हो तुम और किस उद्देश्य से मेरे पास आई हो? क्षमा करें राजकुमार, मैं यहाँ पर आपको किसी तरह का नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ, बल्कि आपकी सहायता करने आई हूँ। अब राजकुमार ने छिपकली की बातों में सच्ची भावनाएं देखकर अपनी तलवार नीचे कर ली। ठीक है, तो फिर अब मुझे अपनी सच्चाई बताओ। मेरे बारे में बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते, लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि मैं जीवन भर आपका साथ निभाऊंगी। लेकिन हम एक छिपकली से विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे लिए पूरे महल में उपहास का विषय बन सकता है। ठीक है राजकुमार, जैसा आप उचित समझें, लेकिन एक बार आप अच्छे से सोच विचार कर लें। अब राजकुमार अपने पिताजी के बारे में सोचने लगा। उसे लगा कि अगर महाराज की आज्ञा का पालन न किया गया तो उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। आओ मेरे साथ महल चलो। कुछ समय बाद राजमहल में तीनों बेटे लौटे। पहले के साथ सुंदर राजकुमारी, दूसरे के साथ सादगी से भरी किसान की बेटी और तीसरे राजकुमार के साथ एक छिपकली थी। अब तीसरे राजकुमार ने राजा से अपने साथ हुई पूरी घटना साझा कर दी। राजकुमार, तुमने हमारी आज्ञा का पालन करते हुए जो कठोर निर्णय लिया है उससे हम अत्यधिक प्रसन्न हैं। दूसरी बात, हो सकता है तुम्हारे भाग्य में इस विचित्र छिपकली का ही साथ लिखा हो, इसलिए तुम्हें इस विचित्र जीव से विवाह करने में किसी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जी पिताश्री, मुझे इस विचित्र जीव से विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो आज से ही विवाह की तैयारियां शुरू की जाएं। कुछ ही समय बाद महल में तीनों का विवाह धूमधाम से हो गया। दो राजकुमार अपनी पत्नियों के साथ रहने लगे, लेकिन तीसरे राजकुमार को विचित्र छिपकली के साथ रहना पड़ा। शादी को कुछ महीने बीत चुके थे। महल में अब तीनों बहुएं अपने अपने ढंग से जीवन बिता रही थी। राजा ने एक दिन सोचा कि अब समय आ गया है कि वो तीनों बहुओं की योग्यता परखे और देखे कि उनमें से रानी बनने के योग्य कौन है। फिर उन्होंने एक सेवक को भेजकर तीनों राजकुमारों को उनकी पत्नियों के साथ बुलाया। मेरे प्रिय पुत्रों, मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम तीनों की पत्नियों में से मेरे लिए सबसे सुंदर राजशाही कपड़े कौन बना सकती है। अब राजा की बात सुनते ही तीनों राजकुमार ने आज्ञा मानकर इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद तीनों अपने अपने कक्ष में लौट गए। पहला दिन महल में खटखट, सिलाई और कढ़ाई की आवाजों से भरा था। जहां बाकी पत्नियां सिलाई कढ़ाई में व्यस्त थी, वहीं दूसरी तरफ तीसरा राजकुमार गहरी चिंता में डूबा हुआ था। तभी विचित्र छिपकली वहां पर आती है और राजकुमार से पूछती है, स्वामी, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? मैंने पिताश्री की चुनौती स्वीकार तो कर ली, लेकिन तुम उनके लिए राजशाही कपड़े कैसे बनाओगी? राजकुमार, आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए। अगली सुबह आपको महाराज के लिए सुंदर राजशाही वस्त्र मिल जाएंगे। अब राजकुमार छिपकली की बातों पर भरोसा करके सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वही छिपकली अपने हाथ में राजघराने जैसे वस्त्र लेकर खड़ी थी, जो महाराज के लिए बनाया गया था। अब बारी थी कि तीनों राजकुमार की पत्नियां अपनी कला का प्रदर्शन राजा के सामने करें। पहला राजकुमार अपनी पत्नी के वस्त्र के साथ आगे बढ़ता है। पिताश्री, ये सुंदर और आकर्षक वस्त्र मेरी पत्नी ने आपके लिए बनाया है। राजा ने वस्त्र को गौर से देखा, फिर आखिरी में बोले, ये कैसा वस्त्र है? ऐसे वस्त्र तो हमारे राजमहल के नौकर भी नहीं पहनते। हमें ये वस्त्र बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन हम तुम्हारी पत्नी की मेहनत का सम्मान करते हुए आज्ञा देते हैं कि इस वस्त्र को किसी गांव के गरीब को सौंप दिया जाए।
अब अगली बारी दूसरे राजकुमार की थी। उसने भी अपनी पत्नी की कलाओं का प्रदर्शन करते हुए उसके द्वारा बनाए गए वस्त्र को राजा को दिखाया। राजा ने उस वस्त्र को हाथ में लिया और अच्छे से परखा। ये वस्त्र तो किसी किसान के कपड़ों से भी साधारण लगता है। हम इस तरह के वस्त्र से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। अब आखिरी में बारी थी तीसरे राजकुमार की। उसने बड़े ही आदर से और सत्कार से अपनी पत्नी द्वारा बनाए गए वस्त्र को राजा के हाथ में सौंप दिया। राजा इस तरह के रंग और बनावट को देखकर हैरान रह गए। वाह, अति सुंदर! ये वस्त्र तो वाकई राजघराने की पहचान है। हमें ये वस्त्र बहुत पसंद आया। पहली परीक्षा में राजा के मन में तीसरी राजकुमार की पत्नी की कला ने जगह बना ली थी। अगले दिन सुबह राजा ने फिर तीनों राजकुमारों को एक साथ बुलवाया। पुत्रों, पहली परीक्षा में आप सभी की पत्नियों ने मेहनत के साथ प्रदर्शन किया था, लेकिन अब हम चाहते हैं कि इस बार हमारे लिए लजीज भोजन की व्यवस्था की जाए। हम भोजन खाकर तीनों बहुओं की योग्यता को परखना चाहते हैं। इस बार भी तीनों राजकुमारों ने राजा की बात का पालन करते हुए लजीज भोजन की तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन एक बार फिर से तीसरे राजकुमार की पत्नी के लिए लजीज भोजन बना पाना असंभव था। इस बात पर फिर से राजकुमार चिंतित होकर बैठा था। तभी उसकी पत्नी ने पूछा, स्वामी, आज आप फिर से किसी गहरी चिंता में डूबे हुए हैं। क्या बात है, मुझे बताइए। इस बार पिताश्री ने दूसरी परीक्षा का आयोजन किया है, जिसमें हम तीनों भाइयों की पत्नी को महाराज के लिए सबसे लजीज भोजन तैयार करना है। बस इतनी सी बात को लेकर आप परेशान हो रहे हैं? हाँ, क्योंकि तुम एक छिपकली हो और तुम्हारे लिए भोजन बनाना असंभव है। स्वामी, आप वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए। कल दोपहर तक मैं ऐसा लजीज भोजन तैयार करूंगी कि वैसा भोजन महाराज ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया होगा। अगली सुबह तीनों राजकुमारों की पत्नियां भोजन बना रही थी। तभी दो राजकुमारों ने देखा कि छिपकली सामान्य तरीके से खाना पका रही है। वो ये बात अपनी पत्नियों को बताने गए। तभी छिपकली महल के बाहर जाकर सुंदर राजकुमारी में बदल गई और उसके 3 ताली बजाते ही उसकी 3 दासियां प्रकट हो गई। सुनो दासियों, हमारे लिए आज तुम्हें हमारे महल से भी लजीज भोजन तैयार करना है, और हाँ, जितना शीघ्र हो सके उतना ही जल्दी बनाकर यहाँ से चली जाना। अब उन तीनों दासियों ने मिलकर भोजन की तैयारी शुरू कर दी और कुछ घंटों बाद स्वादिष्ट भोजन तैयार हो गया। उधर राजकुमारी फिर से विचित्र छिपकली के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। कुछ देर बाद तीनों राजकुमार राजा के समक्ष भोजन के कुछ हिस्से लेकर उपस्थित हो गए। पिताश्री, मेरी पत्नी ने आपके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाकर तैयार कर दिया है। अब राजा ने जैसे ही भोजन को रोटी के एक टुकड़े के साथ चखा, उन्होंने रोटी का टुकड़ा वापस रख दिया और कहा, ये रोटियां तो कच्ची हैं और भोजन किसी गरीब के घर से भी बेस्वाद है। इसलिए इस भोजन को महल के बाहर जानवरों को खिला दिया जाए। अब बारी थी दूसरे राजकुमार की। उसने अपनी थाली आगे बढ़ाते हुए कहा, पिताश्री, मेरी पत्नी ने इस भोजन में हर स्वाद डाला है। इस लजीज भोजन को खाकर आप मेरी पत्नी की तारीफ करते नहीं थकेंगे। अब राजा ने फिर से थाली को हाथ में लिया और रोटी को हाथ में लेकर देखा। ये रोटियां तो पूरी तरह से जल गई हैं। इस तरह का भोजन तो कोई जानवर भी ना खाए। इस महल को खाने के पास वाले तालाब में फेंकवा दिया जाए, ताकि जल में रहने वाले जीव जंतु इसे खा जाएं। आखिरी में बारी आती है तीसरे राजकुमार की। उसने अपनी पत्नी के हाथों से बनाई थाली को एक कपड़े से ढक रखा था, लेकिन उस लजीज भोजन की खुशबू कपड़े के बाहर भी महसूस हो रही थी। तो राजकुमार, तुम्हारी पत्नी ने ऐसा क्या बनाया है जिसकी खुशबू भोजन ढके होने के बावजूद भी चारों तरफ फैल रही है? पिताश्री, मेरी पत्नी ने जो भी बनाया होगा उस पर मुझे पूरा यकीन है। मुझे यकीन है कि आपने ऐसा लजीज भोजन पहले कभी नहीं खाया होगा। और दूसरी बात, मैं इस भोजन की ज्यादा तारीफ ना करते हुए आपको सौंपता हूँ, ताकि आप खुद अपने मुंह से भोजन के बारे में अपना विचार सबके सामने बताएं। अब राजा ने जैसे ही थाली पकड़कर उसके ऊपर से कपड़ा हटाया तो देखा प्लेट में कई तरह के पकवान रखे थे, जो किसी राजशाही भोजन को भी फीका कर दें। फिर राजा ने देरी ना करते हुए भोजन को चखना शुरू किया। वाह, अति स्वादिष्ट! तुम्हारी पत्नी का कथन 100% सत्य था।
वाकई में हमने इस तरह का भोजन कभी नहीं खाया था। इस बार भी पूरे महल में तीसरे राजकुमार की पत्नी की प्रशंसा हुई। हर कोई विचित्र छिपकली के हुनर की चर्चा कर रहा था। इस माहौल में राजा ने मन ही मन तय कर लिया था कि उनकी तीसरी बहू कला और रसोई कला में परिपूर्ण है। अगले दिन राजा ने एक बड़े भोजन का आयोजन किया। महल में हलचल थी। दरबारियों और सेवकों की आवाजाही बढ़ गई थी। तीनों राजकुमार भी राजसभा में मौजूद थे। तभी राजा अपना संदेश बोलते हैं। आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि कल जो कुछ भी हुआ उसमें तीसरे राजकुमार की पत्नी का नाम हर जगह चर्चित है। इसी खुशी के चलते हम आज महाभोज का आयोजन करते हैं। इस आयोजन में महल के अमीर से गरीब तक हर व्यक्ति का शामिल होना अनिवार्य है। राजा का संदेश सुनने के बाद तीनों राजकुमार अपने कक्ष में लौटने लगते हैं। कक्ष में पहुंचने के बाद तीसरे राजकुमार ने देखा कि उसकी पत्नी पहले से ही चिंतित अवस्था में बैठी थी। प्रिय, तुम्हारा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? क्योंकि आज महाराज ने जो घोषणा की है वो मेरे लिए संभव नहीं है। मैं असली इंसान नहीं हूँ। भोज में सबके साथ खाना मेरे लिए असंभव है। मेरा असली भोजन तो कीड़े मकोड़े हैं। तो फिर हम क्या करें? अगर तुम भोज में नहीं गई तो पिताश्री क्रोधित हो सकते हैं। कुछ पल चुप्पी रही। फिर छिपकली ने धीरे से राजकुमार की ओर देखा। एक उपाय है राजकुमार, अगर चील का अंडा तोड़कर उसका रस मेरे ऊपर डाल दिया जाए तो मैं कुछ देर के लिए इंसान बन जाऊंगी। क्या? लेकिन ये कैसे संभव है? क्या तुम अपने बारे में मुझसे कुछ छुपा रही हो? राजकुमार के विनती करने पर उस छिपकली ने अपना आधा अधूरा सच राजकुमार को बता डाला। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इंसान में परिवर्तित हो सकती हो। हाँ, ये सच है, लेकिन ये आसान नहीं है। चील का अंडा प्राप्त करना मुश्किल होता है। मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं किसी तरह चील का अंडा जरूर प्राप्त करके ही लौटूंगा। अगली सुबह तीसरे राजकुमार ने अपने विश्वस्त सैनिकों के साथ चील का अंडा खोजने का अभियान शुरू किया। अंततः उन्हें एक अंडा मिल गया। शाम होते होते भोज का समय नजदीक था। राजकुमार ने चील का अंडा लाकर छिपकली के सामने रखा। अब डरने की कोई बात नहीं। अंडा तोड़ा गया और उसका रस छिपकली पर डाला गया। सुनहरी रोशनी सी चमकी और पलों में वो एक सुंदर सजी धजी राजकुमारी में बदल गई। लेकिन छिपकली वाला शरीर अभी भी कक्ष में मौजूद था। राजकुमार ने अपनी पत्नी को आश्चर्य और गर्व से देखा। अब तुम वैसे ही सुंदर दिख रही हो जैसे तुम अंदर से हो। कुछ देर बाद दोनों भोज में पहुंचे। जैसे ही लोग एक राजकुमारी को तीसरे राजकुमार के साथ देखते हैं, फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। ये तो अद्भुत है। ये सुंदर कन्या कौन है जो हमारे राजकुमार के साथ है? ये तो राजकुमार खुद ही बता सकते हैं। अब तीसरे राजकुमार ने राजा के पास जाकर सब बता दिया। इसके बाद भोजन आरंभ हुआ। सभी लोगों ने भर पेट भोजन किया। फिर वो राजकुमारी उठकर चली जाती है। कुछ देर बाद तीसरा राजकुमार भी अपनी पत्नी को ढूंढते हुए अपने कक्ष में आता है। इस वक्त वो छिपकली बेहोशी में नीचे गिरी होती है। तभी राजकुमार के दिमाग में एक ख्याल आता है। राजकुमारी का ये श्रापित रूप ही उनकी इस दशा का कारण है। क्यों ना मैं इस रूप को आग में जलाकर भस्म कर दूं? हाँ, यही ठीक रहेगा। इस समय राजकुमारी अपने असली रूप में है। मैं उनका श्रापित रूप नष्ट कर दूं तो फिर वो हमेशा के लिए राजकुमारी के भेष में ही रह जाएंगी। अब राजकुमार ने अपने कक्ष में ही लकड़ियां इकट्ठा करके उसमें आग लगा दी और उस श्रापित रूप वाली विचित्र छिपकली को उठाकर आग में धकेल दिया। तभी वहां पर राजकुमारी आ जाती है। राजकुमार, ये तुमने कैसा अनर्थ कर दिया? तुम्हें मेरे श्रापित रूप को अग्नि के साथ नहीं जलाना चाहिए था। अब हम एक होने के बजाय हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। राजकुमारी की बात पूरी होने के बाद जैसे ही राजकुमार अपना सवाल पूछता है, इसी दौरान राजकुमारी एक चील में परिवर्तित हो जाती है और देखते ही देखते महल के बाहर की तरफ उड़ जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। अब राजकुमार भी उस चील के पीछे भागते हुए उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते कई घंटे बीत जाते हैं। तभी अचानक वो चील राजकुमार की नजरों से ओझल हो जाती है। जब राजकुमार अपने आसपास देखता है तो पाता है कि वो एक घने जंगल में आ चुका है।
यहाँ से असली रास्ते के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो महल को भूलकर राजकुमारी की खोज में लग जाता है। इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते कई साल बीत जाते हैं। एक दिन अचानक वो एक झोपड़ी के पास पहुंचता है। मैं इस जंगल में कई सालों से चल रहा हूँ, लेकिन ऐसी विचित्र झोपड़ी मैंने कहीं भी नहीं देखी। मुझे इसके अंदर जाकर इसके बारे में पता लगाना होगा। अब जैसे ही राजकुमार उस झोपड़ी में प्रवेश करता है, अंदर उसे एक बुजुर्ग औरत दिखाई देती है। उस बुजुर्ग औरत को देखकर लगता था जैसे उसकी उम्र 100 साल से ज्यादा हो। दोनों की बातचीत के दौरान राजकुमार ने उसे सब कुछ बता दिया। राजकुमार, तुमने जो भी किया उसने राजकुमारी को एक जादूगरनी की कैद में पहुंचा दिया है। क्या मतलब है? कौन है वो जादूगरनी? राजकुमार, इस समय तुम थके हुए लगते हो, पहले भोजन कर लो, फिर मैं तुम्हें आराम से राजकुमारी के बारे में सारी कहानी बताऊंगी। ठीक है। अब वो बुजुर्ग औरत राजकुमार के लिए खाना परोसकर खुद भी खाने लगती है। खाना खाने के बाद राजकुमार फिर से उस बुजुर्ग औरत से आगे की बात पूछता है। ठीक है, मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ। आज से कई साल पहले राजकुमारी महल में रहा करती थी। राजकुमारी घमंडी थी, जिसकी वजह से उनके पिताजी अक्सर चिंतित रहा करते थे। राजकुमारी को उसके पिता ने कितनी बार समझाया था कि घमंड इंसान का पतन कर देता है, पर वो कहाँ सुनने वाली थी। एक दिन महल में बड़े महापुरुष पधारे। उसके पिता ने उसे उनके चरण छूने को कहा, लेकिन उसने नाक भौं सिकोड़कर कह दिया, इन तुच्छ साधु के पैर छूने से मेरे हाथ और कपड़े गंदे हो जाएंगे। फिर जब महापुरुष ने राजकुमारी का ऐसा स्वभाव देखा तो वो क्रोधित हो गए। इसके साथ ही पूरे महल का माहौल गंभीर हो गया। राजकुमारी की बात सुनकर महापुरुष बोले, घमंडी कन्या, तुझे तेरे घमंड की सजा जरूर मिलेगी। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू छिपकली बनकर तब तक रहेगी जब तक कोई धरती का राजकुमार तुझे पत्नी के रूप में स्वीकार ना कर ले। उसके बाद क्या हुआ? उसके कुछ ही देर बाद राजकुमारी एक विचित्र सी छिपकली में परिवर्तित हो गई और रेंगते हुए पास के जंगल में चली गई। फिर राजा ने राजकुमारी के श्रापित रूप को ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। आखिर में वो छिपकली तुमसे मिली और आगे जो कुछ भी हुआ उससे तुम भली भांति परिचित हो। लेकिन वो जादूगरनी कौन है जिसके बारे में आपने पहले जिक्र किया था? हाँ, इस समय राजकुमारी उसी जादूगरनी के कब्जे में है जिसे दुनिया का कोई भी इंसान पराजित नहीं कर सकता। लेकिन उस जादूगरनी को खत्म करने का कोई तो उपाय होगा। हाँ, एक उपाय है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। आप मुझे वो उपाय बताइए, मैं हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। उस जादूगरनी को खत्म करने के लिए तुम्हें एक विचित्र बीज को प्राप्त करना होगा। उसी बीज में राजकुमारी के प्राण बसते हैं, लेकिन उस बीज को प्राप्त कर पाना इतना आसान नहीं है। वो विचित्र बीज एक चूहे के पेट में है, चूहा एक सांप के पेट में है और वो सांप एक जादुई संदूक में कैद है। वो संदूक एक विशाल पीपल के पेड़ पर रखा गया है। वो पेड़ कोई आम पेड़ नहीं है। उस पेड़ की तरफ जादूगरनी कड़ी निगरानी रखती है। अगर किसी मानव ने उस पेड़ को छूने की कोशिश भी की तो वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जैसे ही कोई उस विचित्र बीज को प्राप्त करके अपने हाथों से मसलकर मिट्टी में मिला देता है, उसके तुरंत बाद जादूगरनी की मृत्यु हो जाएगी और इस तरह से राजकुमारी हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। राजकुमारी को वापस लाने के लिए मैं मृत्यु से भी लड़ने को तैयार हूँ। आप मुझे उस पीपल के पेड़ तक पहुँचने का रास्ता बता दीजिए। कोई भी इंसान उस रास्ते के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें एक जादुई मणि देती हूँ जो तुम्हारे आगे आगे चलते हुए तुम्हें सही जगह पहुँचा देगी। अगले दिन सुबह दृढ़ निश्चय के साथ राजकुमार अपनी यात्रा शुरू कर देता है।
राजकुमार पैदल कदमों से आगे बढ़ रहा था। उसके आगे जादुई मणि उसे रास्ता दिखाते हुए तेज गति से बढ़ रही थी। आज जो भी हो, मुझे राजकुमारी को उस जादूगरनी के चंगुल से छुड़ाना ही होगा। तभी अचानक राजकुमार के सामने एक विशाल गोरिल्ला रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। उसकी भारी सांसें और लाल आंखें माहौल को तनावपूर्ण बना देती हैं। राजकुमार तुरंत तलवार निकालता है और आगे बढ़ता है। कौन हो तुम? मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मैं वार कर दूंगा। नहीं राजकुमार, अब मुझे मत मारो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। समय आने पर मैं तुम्हारे काम आऊंगा। राजकुमार थोड़ी देर उसे देखता है, फिर तलवार नीचे करता है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर भरोसा करता हूँ। अब राजकुमार आगे बढ़ता है। फिर थोड़ी दूरी पर एक विशाल चूहा रास्ते में आ जाता है। सावधान, तुम जो भी हो मेरे वार से नहीं बच सकते। रुक जाओ राजकुमार, ये जंगल रहस्यों से भरा है। अगर तुमने मुझे मार डाला तो सही समय पर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। राजकुमार सोच में पड़ जाता है और तलवार वापस रख देता है। ठीक है, मैं उस समय का इंतजार करूंगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब राजकुमार काफी देर तक चलता है। तभी आगे बढ़ते हुए एक बड़ा सांप उसका रास्ता रोक लेता है और फुफकारने लगता है। लेकिन अगले ही पल उस सांप की आवाज इंसान की आवाज में बदल जाती है। हे राजकुमार, मैं इस जंगल का एक बूढ़ा सांप हूँ। मेरा तुम्हें नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि सही समय आने पर मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें जाने देता हूँ। अब राजकुमार फिर से आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद एक नदी के पास उसे मछली तड़पती हुई दिखाई देती है। वो तुरंत उसके पास जाता है। तभी मछली उसे देखकर बोलती है, राजकुमार, कृपया मुझे पानी में डाल दो, वरना मैं मर जाऊंगी। राजकुमार तुरंत उसे उठाकर नदी में छोड़ देता है। मछली में जान आ जाती है और फिर वो राजकुमार की तरफ देखकर बोलती है, तुम्हारा ये उपकार मैं जरूर चुकाऊंगी। अब वो मछली नदी में गायब हो जाती है। राजकुमार भी काफी देर तक चलने के बाद एक विशाल पीपल के पेड़ के पास पहुंचता है। वहां ऊपर शाखाओं में एक भारी संदूक रखा हुआ है। अचानक जब उसकी नजर संदूक पर पड़ती है तो उसे याद आता है, मुझे लगता है ये वही पेड़ है जिसके बारे में मुझे बुजुर्ग औरत ने बताया था। अब राजकुमार बिना अपनी जान की परवाह किए उस पेड़ के पास जाता है। तभी गोरिल्ला दौड़ते हुए आता है। रुक जाओ, अगर तुमने इसे छुआ तो तुम भस्म हो जाओगे। मैं इस पेड़ को पूरी ताकत से हिलाऊंगा, तब वो संदूक नीचे गिर जाएगा। अब गोरिल्ला जोर से पेड़ हिलाता है और संदूक नीचे गिर जाता है। फिर राजकुमार तुरंत उस संदूक को खोलता है। तभी अंदर से एक विशाल जहरीला सांप बाहर आता है। वो राजकुमार पर झपटने ही वाला होता है कि जंगल वाला बूढ़ा सांप आ जाता है और दोनों में भयंकर लड़ाई होती है। अंत में संदूक वाला सांप मर जाता है। धन्यवाद मित्र। देरी न करते हुए राजकुमार मरे हुए सांप का पेट चीरता है। उसके अंदर से एक बड़ा चूहा निकलता है और भागने लगता है। तभी जंगल वाला बड़ा चूहा आता है और उससे भिड़ जाता है। लड़ाई के बाद वो खतरनाक चूहे का पेट फाड़कर उसे मार देता है। अब तुम जो करना चाहते हो बिना किसी खतरे के कर सकते हो। अब राजकुमार उस चूहे के पेट से विचित्र बीज निकाल लेता है और उसे ध्यान से देखने लगता है। अचानक एक चील आकाश से आती है और बीज झपट कर उड़ जाती है। इसी बीच गोरिल्ला तुरंत एक धनुष तीर लाकर देता है। जल्दी से इस धनुष की मदद से चील पर वार करो। राजकुमार निशाना साधता है और तीर चील की गर्दन में लगता है। चील दर्द से कराहती है। तभी बीज उसकी चोंच से निकलकर नीचे नदी में गिर जाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। नदी से बीज ढूंढ पाना असंभव है। क्या अब मैं राजकुमारी को हमेशा के लिए खो दूंगा? अब राजकुमार उदास होकर बैठ जाता है। तभी पानी से वही मछली बाहर आती है जिसकी जान राजकुमार ने बचाई थी। मछली के मुंह में वो बीज होता है जो चील के मुंह से नदी में गिर गया था। ये लो, ये तुम्हारा बीज है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज ये बीज मुझे नहीं मिलता तो मैं राजकुमारी को हमेशा के लिए खो देता।
राजकुमार तुरंत बीज को मसल देता है और मिट्टी में मिला देता है। इसी के साथ जादू करनी का भी अंत हो जाता है। लेकिन अभी भी राजकुमारी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तभी कुछ देर बाद उस पीपल के पेड़ में हरकत होती है और एक सुंदर कन्या चमत्कारी ढंग से पेड़ से बाहर निकल जाती है। स्वामी, मैं उस जादूगरनी के कैद से आजाद हो गई। राजकुमारी, आप जीवित हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो मैंने समय रहते उस बीज को नष्ट कर दिया, अन्यथा अनर्थ हो जाता। अब राजकुमार ने कई सालों के प्रयास से एक बार फिर से राजकुमारी को पा लिया था। इस तरह से दोनों खुशी खुशी महल लौट जाते हैं और आगे का जीवन राजा और रानी के रूप में बिताते हैं।